हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एईपी अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एसएसटी का। क्लास 10th में आपको पता है कि हम लोग सब कुछ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लास्ट में छोड़ देते हैं अपनी सोशल साइंस को। एसएसटी पढ़ने में आपको बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता है, और क्योंकि एक बोरिंग सब्जेक्ट आपको लगता है बिकॉज में थ्योरी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एज आ MCQ फॉर्म एंड एज आ क्वेश्चन फॉर्म ओनली, जो आपके एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ओनली, वो पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे MCQ की। तो हम लोग लगभग 30+ MCQ सॉल्व करेंगे, और आफ्टर इट भैया हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। सबसे पहले MCQ देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। चूँकि हम एक राष्ट्र की सामूहिक पहचान करते हैं, अगर हम किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान करेंगे तो हम लोग राष्ट्रवाद की बात करेंगे। पहला आंसर राष्ट्रवाद हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ पर हम किसी राज्य की बात करते हैं जहाँ की राजनीति सत्ता और वहाँ की सांस्कृतिक सत्ता, ये दोनों मिलकर बनती हैं। तो जब राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक सत्ता मिलेंगी तो वहाँ पे राष्ट्र राज्य सत्ता बनेगी, तो हम उसे राष्ट्र राज्य बोलेंगे। ओके, कोई समस्या किसी को? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई किसी कलाकार ने, और जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक फ्रांसीसी कलाकार हुए जिनका नाम हमको मिलता है फ्रेडरिक सारियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फ्रेडरिक सारियो नाम के एक फ्रांसीसी कलाकार हैं, फ्रांसीसी चित्रकार हैं। इन्होंने एक चित्र बनाया जिसमें इन्होंने अपने एक सपनों का संसार बनाया है, ठीक है, जो कि हो सकता है असंभव है, बनना पॉसिबल है नहीं, अलग की बात है। लेकिन उस चित्र में इन्होंने 4 चित्र की एक श्रृंखला बनाई है। दैट्स वॉट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अर्नेस्ट रेनन जो है वो कौन है। अर्नेस्ट रेनन की बात करें तो ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक है, फ्रांसीसी फिलोसफर है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि निम्न में से किसे मेटरनिफ ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मतलब बोलते हैं कि ये सबसे खतरनाक दुश्मन है हमारी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का। मेरे भाई इन्होंने बोला है ये बात, देखो यहाँ पे मैजनी लिखा है, लेकिन अगर इसका सही नाम हमसे आप पूछें तो मैं आपको बताऊँ इसका सही नाम। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। काफ़ी आपका जो है मार्कर बड़ा है इसमें, बिकॉज बहुत ज़्यादा जूम आउट है ना। वैसे तो सही है, इसका नाम है सही आप देखेंगे तो मैथ्सिनी। और भैया ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला व्यक्ति है। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। चलो नेक्स्ट वन मेरे भाई देखना, पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। अब देखो नेपोलियन की बात में सुनना, नेपोलियन बोनापार्ट मेरे भाई सबको हरा कर आता है, लेकिन बाद में जाकर के 4 देश मिलते हैं। कितने देश? 4 देश, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और प्रसा। कौन कौन मिलते हैं मेरे भाई? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और अमेरिका नहीं था, ऑस्ट्रिया था मेरे भाई। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। देखो यहाँ पे फ्रांस नहीं है, और इस वाले में बात करो तो जर्मनी नहीं है, ठीक है। ये 4 देश हैं। अब ध्यान से सुनना, नेपोलियन मेरे भाई ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हराना बड़ा ही टफ था। तो इसको वाटर, एक नाम पूछ देता आपसे कि किस युद्ध में हारा, तो आपको याद रखना है वाटरलू के युद्ध में हारा था। वाटरलू के युद्ध में मेरे भाई यह हारता है, और इसे ही चारों मिल करके हरा पाते हैं। तो नेपोलियन कब हारा? वाटरलू के युद्ध में। किसने किसने मिल करके हराया? तो इन चारों का आप नाम लिखेंगे, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर हराया। मैं आपको रिलेटेड जानकारी बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट चैप्टर आपके इससे बाहर नहीं आएगा, बस एक बार पूरी क्लास को ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। पहली कौन सी क्रांति हुई थी जिससे हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई? आप बोलेंगे फ्रांसीसी क्रांति से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है, फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। जब हमारा क्या बोलते हैं आप भाई, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एकीकरण के बाद जर्मनी, अच्छा ठीक है, जर्मनी का सम्राट पूछ रहा है, तो ये मेरे भाई किया गया था आपका विलियम प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर बी।
प्रसा के राजा विलियम प्रथम को पहला मेरे भाई सम्राट जो है वो घोषित किया जाता है जर्मनी का, और वो एकीकरण के पश्चात का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा गया कि 19वीं सदी में मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त हो गया था। तो देखो ये टोटल 7 राज्यों में विभक्त हो गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ दिया जाता है एमसीक्यू में। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। अच्छा, जर्मन वीरता का प्रतीक से याद रखना, ये बलूत वाली बात मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि बलूत के संबंधित क्या है। अभी आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर मैं इसके बारे में आपको और कायदे से बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बलूत। ये वहाँ के प्रतीक माना जाता है बलूत, ठीक है। मैं आपको भी इसके बारे में समझाऊंगा कि बलूत जो है एक क्या बोलते हैं, उसका पत्तियों का पनाह करके उसको सर पे जर्मेनियस करके था कुछ, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। है वो 2 चीज़ें हैं उसमें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरियान है और शायद जर्मेनियन करके कुछ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। आप बताइए भैया कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। आप बोलेंगे भैया कस्तुनतुनिया की संधि अगर हम बात करें तो आपकी 1832 ईस्वी में होती है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के जो डेट वाइज क्वेश्चन है वो आपको जरूर देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलेंगे। आशा है मिले भी, अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आपको मिल जाए, है कि नहीं। यहाँ देखो लिखा है कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। ध्यान से सुनना, किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। आप बोलेंगे भैया मारियान करके जो एक स्त्री होती है, स्त्री रूपक बनाते हैं लोग, नारी रूपक, और उसको ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे छवि जो है उसकी सिक्के पर और डाक टिकट पर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें और वहाँ के एकीकरण में इससे फ़ायदा मिले, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये यहाँ पे शायद बोलते हैं कि किसी चर्च में बनाया गया था, कुछ असेंबली करके बनाई गई थी, वहाँ पे कुछ ऐसा किया था, ठीक है। इतना आपको डीप नहीं जाना है, नॉर्मल सा आपको भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपको क्या दे रखा है, आपसे पूछा है इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो ये स्कॉटलैंड के साथ हुआ। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि प्रसा का जो चांसलर है उसका नाम है बिस्मार्क। प्रसा का चांसलर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो देखो इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, वो समान संस्कृति की वजह से होती है, रूढ़िवादी होती है, समान इतिहास की वजह से होती है, भाषा और लोक परंपरा, यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पे लिखा है कि बुर्बो वंश का शासन किस देश में था। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, लेकिन ये जो बुर्बो वंश है, आप जैसे कहीं पे देखते हो तो बुर्बो वंश आपको नहीं मिलता है, इसकी जगह पे आपको बोरबान वंश मिलता है, बोरबान वंश। और मेरे भाई ये स्पेशली फ्रांस और स्पेन के थे, फ्रांस और स्पेन में इनका शासन था, और तब से अभी तक आप बोल सकते हो, ठीक है, इनका शासन रहा। और ये आपको याद रखना है कि जब हमारी संधि होती है, संधि के बाद वियना संधि के बाद सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया जाता है कि जो बुर्बो राजवंश है उसको फिर से सत्ता में लाया जाए। ये बात मैं आपको आगे भी बताऊंगा अगर क्वेश्चन होगा तो। पूछ रहा है वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, आप बताइए जरा उसको क्या बोलेंगे। इसका आंसर जरा एक बार बताएंगे भैया। क्या बोल सकते हैं उसे भाई, एक सेकंड रुकिएगा जरा। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, फ्रांस लगा ना, हाँ ठीक है, इसका तो फ्रांस एकदम सही है। इसका बताइए मेरे भाई क्या होगा, आप बताइए भाई उसको क्या बोलेंगे। देखिए महिला सशक्तिकरण नहीं बोल सकते हैं और नारीवाद भी नहीं बोल सकते हैं, ये दो तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे सिर्फ स्त्री संबंधित होगा, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बात हो रही। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से विकासवाद हो सकता है
और समाजवाद की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक स्थिति में समाजवाद भी हो सकता है। इन दोनों में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, एक बार आप इसे देखिएगा। वैसे मैक्सिमम चांस हैं आपके विकासवाद होने के यहाँ पे, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा आप कंफर्म कर लें। चलिए भाई, ओके ठीक है, चलना। चलो बताइए भैया, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि मार्सिले जो है वो किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। मार्सिले आपसे पूछा जाता है किस देश का राष्ट्रीय भक्ति गीत है, आप बोलेंगे भैया फ्रांस का राष्ट्रीय भक्ति गीत है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। जैसे कभी कभी कुछ लोग क्या करेंगे, इसको नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा रक्त और लौह की नीति बलबन वो अलग बात है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमें आंसर मिलेगा बिस्मार्क। बिस्मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति, इसका संबंध ये था कि शक्ति से संबंधित है यहाँ पे लौह का, और रक्त का मतलब आपकी युद्ध व्यवस्था से संबंधित होता है, ठीक है। इस सेंस पे इसने लिया था। अगले नंबर पर बात करें कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, मतलब फ्रांस की क्रांति का स्टार्टअप किसने किया। दैट्स ऑन माई रूसो को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यंग इटली और मेरे भाई यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संस्थानों की स्थापना किसने की। तो ये मैथ्सिनी के द्वारा की गई है। मैथ्सिनी लिख दीजिएगा यहाँ पे, मैथ्सिनी। और मेरे भाई पहले जो है ये मैथ्सिनी जो है ये कार्बोनरी का होता था सदस्य, उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ हट जाता है, उसके बाद फिर ये दो ये अलग अलग भूमिगत संगठन का स्थापना करता है। और कार्बोनरी में भी याद रखिएगा कि कार्बोनरी का भी सबसे बेहतरीन बोल सकते हैं, जैसे सबसे अच्छा बुद्धिमान शक्तिशाली में मैथ्सिनी ही सदस्य था वहाँ का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। वियना की संधि कब हुई, अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है आपको। वियना की संधि हमारी होती है 1815 में। यहाँ लिखा है जब फ्रांस छेंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह है किसका कथन है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। मैटरनिफ का कथन है ये। मैटरनिफ बोलता है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पूछा गया है कि काबूल को राजा विक्टर एमुएल द्वितीय के किस पद पर नियुक्त किया गया था। देखो इसे क्या किया गया था, इसे इसका प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम देखने से ही आ जाएंगी कि बड़ा ही सरल पूछा जाता है, ठीक है। चैप्टर आपको पता है ये 10 एज अ स्टोरी होता है, पूरा एक स्टोरी वाइज होता है, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। राष्ट्रवादी का अगर हमसे तनाव पूछते हैं तो मैं इसमें बोलूँगा कि बाल्कन क्षेत्र जो था वो सबसे ज़्यादा तनाव का एक गंभीर स्रोत था उस समय का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बाल्कन क्षेत्र। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी, कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना मतलब वो, ठीक है, किस देश को बताया। पालना मतलब होता है झूला, ठीक है। तो ये बोलेंगे पालना भैया बताया है इन्होंने यूनान को। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना माना है किन्होंने, कवियों और कलाकारों ने। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन परेशान करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे। आपसे पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो आपको याद रखना 1871 में। और यही अगर आपसे पूछ ले कि इटली का एकीकरण कब हुआ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ अगर दिया गया होगा, वरना मैं अलग से तो बता ही दूंगा। दिया गया है, ठीक है, तो मैं इसी में बता देता हूँ कि आपको याद रखना है कि इटली का एकीकरण कब हुआ, इससे 10 साल पहले 1861 में। याद रखिएगा ये हमारा जर्मनी का है और ये हमारा इटली का है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका इटली का 1861 में होता है, जर्मनी का 1871 में होता है। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपोलियन ने मेरे भाई की थी, और नेपोलियन को हराने के लिए 4 रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और प्रसा मिले थे, तब इसको वाटरलू के युद्ध में हराया था नेपोलियन बोनापार्ट। इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अगला देखेंगे भैया, लिखा है चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। भाई चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो किस देश में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप बोलेंगे भैया ये वाला मेरा इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है।
अगला पूछा जाए सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है। सामाजिक उपबंध के लेखक हमारे रूसो हैं, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। शुल्क संघ जाल्बेराइन, अब देखो जाल्बेराइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। शुल्क संघ एक बनाया गया था जाल्बेराइन ने, जो क्या करता था आपसे जो अनावश्यक बहुत सारे कर तो इसने बंद ही करवा दिए थे, बहुत सारे कर इसने क्या कर दिए थे, शुल्क बंद करवा दिए थे। इसके बारे में है कि पूछता है जाल्बेराइन क्या है, एक क्वेश्चन आया था आपसे अति लघु उत्तरी में पूछा जाता है, तो आपको भी मैं बताऊंगा, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा, आपसे बोला जाल्बेराइन जो है शुल्क संघ जाल्बेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई, मतलब किस देश की या किस राज्य की पहल पर कर दी गई थी। तो ये हमारे याद रखना कि सिटी राज्य कौन सा हो जाएगा, प्रसा के हिसाब से की गई थी। आगे आ जाएंगे, पढ़ा है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखना। ये बना था हमारा जर्मन के एकीकरण के टाइम 1871 ईस्वी में। यहाँ पे लिखा है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है, और ये भी मेरे भाई मैथ्सनी, देखो यहाँ पे सही टाइप हुआ है, बाकी हर जगह मैथ्सनी लिखा है, मैथ्सनी का कथन है ये। और मैथ्सनी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व अगर कोई है तो वो मैथ्सनी है। हम लोगों ने यहाँ पर मेरे भाई कुल 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरी के और बढ़िया तरीके से इनको समझेंगे। पहले नंबर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ध्यान से सुनना। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र की सामूहिक पहचान देता है। कोई राष्ट्र है उसकी सामूहिक पहचान जो देगा, हमें उनके लोगों की समूह के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनकी परंपरा के बारे में, उनके भाषा के बारे में, उनकी जातीयता के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में, इन सभी के बारे में हम जिसके आधार पर उनको एकीकृत करते हैं वही राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद, अब आप समझ जाएंगे क्या पूछा गया आपसे कि राष्ट्रवाद क्या है, तो जरा बताओ एक बार डेफिनेशन बता लोगे क्या, राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद हमें एक समूह की पहचान कराता है, हमें उस पूरे समूह के इतिहास के बारे में, परंपरा के बारे में, भाषा के बारे में, जातीयता, संस्कृति, इन सब के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है, वही राष्ट्रवाद है। ओके, नेक्स्ट वन मेरे भाई जल्दी से देखना, निरंकुशवाद। निरंकुश, जिस पर अंकुश ना हो, जिस पर कोई लगाम ना हो, ठीक है, बात से ही समझ में आ गया। यानी ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब ऐसे राजशाही राजा होते थे, नहीं कि उन्होंने बोला कि सैन्य बल पर आधार पर दमनकारी नीतियां निकाल दी, उन्होंने बोला कि नहीं आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते हैं पंडित लोग, या फिर इस कुएं से पानी शूद्र नहीं भरेंगे, तो वो एक दमनकारी नीति है। अब क्या है कि अब जो हमारा चलता है वो एक अंकुश में हर किसी के लिए समानता का है। निरंकुशवाद का संबंध हम उस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसी सरकार या एक ऐसी बोल सकते हैं राज्य की, राजा की व्यवस्था जो जिस पर सिर्फ उसका केंद्रीकरण है, सिर्फ उस अपनी तरफ से वो केंद्रीकृत करता है, और वह अपने सैन्य बल पर आधारित कोई भी एक नीति निकाल सकता है जो दमनकारी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी कि कार्बोनरी जो एक समिति बनी थी, कार्बोनरी समिति आपकी एक तरीके से गुप्त समिति है, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे हम लोग रॉ एजेंट्स होते हैं, इस तरीके की एक एजेंसी बनी। और इस एजेंसी का बनने का रीजन ही क्या है, रीजन ही मेरे भाई यहाँ पर ये था कि जब इटली के अंदर मेरे भाई क्या करते हैं, एक दमनकारी नीति आई, ठीक है, तो उस दमनकारी नीति में सब लोग संतुष्ट नहीं है उस चीज़ से, तो उसमें कुछ देशभक्त निकल के आएंगे, और वो देशभक्त क्या करेंगे कि एक अपनी एक समिति बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं कि गुप्त समिति बनाई, सीक्रेट एजेंट वाली समिति, ठीक है। और उस समिति का नाम ही था कार्बोनरी समिति। और कार्बोनरी का अगर आप अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ होता है कोयला जलाने वाला, ठीक है। तो कोयला जलाने वाला उसका शाब्दिक अर्थ है, और उसका जो सबसे बेहतरीन एक शक्तिशाली गठबंधन जिसे बोला जाएगा संगठन है, वो वही था कार्बोनरी समिति। और भी समितियां बनी, लेकिन उसका नाम क्यों है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों का ग्रुप था, तो वो समिति अत्यधिक पावरफुल थी, इसलिए उसका नाम ज़्यादा है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आपसे पूछा निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, देखना ध्यान से। एक ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार की बात हम लोग कर रहे हैं जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारें होती हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं ऐसी राजशाही सरकारों के बारे में जो अत्यंत केंद्रीकृत हैं, सैन्य बल पर आधारित अपनी कोई भी एक दमनकारी नीति बना देंगे, और दमनकारी सरकारें जो है होती थी। तो ऐसी सरकार जिस पर किसी की नीति नहीं है, या ऐसी राजशाही सरकार जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, उसे हम निरंकुशवाद की परिभाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे।
आगे नंबर देखिए, कल्पनादर्श यानी यूटोपिया क्या है। यूटोपिया का मतलब हम बोलते हैं सपनों में हम लोग अपना एक संसार बना लें। और सुनना, मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव ही मान लो तुम, लगभग असंभव। मतलब ऐसा हम सोच रहे हैं अपने माइंड में कि भाई ऐसा हो कि कोई एकदम बहुत ज़्यादा गरीब है तो अंबानी उसको आकर के 1-1 लाख रुपए सब गरीबों में बांट दे, उनकी गरीबत कम हो जाए। ये असंभव बात है। अंबानी बांटेगा पर वो एक अमीर आदमी को ही पैसा देगा ताकि वो वापस कर सके, वो गरीबों को नहीं बांटने वाला। तो ये हम इस तरीके से आपको एक एग्जांपल में बता रहे हैं कि कोई आपसे पूछे यूटोपिया क्या है, यूटोपिया या कल्पना आदर्श क्या है, तो कल्पना आदर्श के हिसाब से हम ये बोलेंगे कि एक ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है, मतलब इतना ज़्यादा वो सही है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि भगवान अवतार ले लें तो ऐसा हो जाए, वरना मतलब एक तरीके से दिस इज़ इम्पॉसिबल, वो नहीं होना है। ठीक है मेरे भाई, आराम से मैंने कोशिश की आपको समझ में आ जाए मेरी बातें, मैं बड़े ही सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ चीज़ें। अगले नंबर पे पूछा गया कि फ्रेडरिक सारियो कौन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 4 चित्र की एक श्रृंखला बनाई है और उसने अपने सपनों का एक पूरा संसार बनाया है उसमें। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है MCQ में ये चीज़ बताई है कि 4 चित्रों की श्रृंखला बनाने वाला चित्रकार इनमें से कौन है, तो उसमें फ्रेडरिक सारियो था, वो यही है। फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी चित्रकार है जो 1848 ईस्वी में मेरे भाई 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी इसने, और उसमें उसने अपने सपनों का एक पूरा संसार रचा है। ठीक है, इसको कल्पनादर्श भी मान लो। इसने अगर सपनों का संसार रचा, वो संभव है तो ठीक है, अगर संभव नहीं है, लगभग असंभव भी है, तो फिर वो एक कल्पनादर्श हो गया, यूटोपिया हो गया। अभी जो हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा, याद है। इसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय और राष्ट्रीयता के एक आदर्श को रूप को दर्शाया। अब इतना आदर्श स्वप्न देखना जो लगभग असंभव है, उसी को तो मेरे भाई हम यूटोपिया बोलते हैं। तो यूटोपिया की डेफिनेशन इससे क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखो एक बार। ठीक है, कोई पूछे यूटोपिया क्या है, बोलोगे एक ऐसे आदर्श कल्पना को सोचना जो लगभग असंभव है पूर्ण होना, या सत्य होना जो लगभग असंभव है, उसे हम यूटोपिया या आदर्श कल्पना आदर्श बोलते हैं। समझ में आ गई बात? बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से एकदम। पूछे कोई फ्रेडरिक सारियो कौन है, बता दोगे कि एक फ्रांसीसी चित्रकार है। 1848 ईस्वी में इसने एक 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी और उस श्रृंखला में इसने अपने एक सपनों का संसार रचा था, और वह इतना ज़्यादा आदर्श रूप इसने प्रस्तुत किया है जिसका होना संभव ही नहीं है। ऐसा अपने तरफ से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा एक लाइन बढ़ाई, लिख दो उसके आगे कि इसी को हम लोग यूटोपिया के नाम से भी जानते हैं। 2 डेफिनेशन एक में, याद करने का शॉर्ट तरीका। अब देखो जनमत क्या होता है। जनमत का मतलब होता है सभी लोगों का मत प्राप्त हो जाना, यानी एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के सभी लोग या तो किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और या तो किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें। मतलब या तो वो सारे उस बात से राजी हैं और या तो वो सारे उस बात से अलग हैं कि नहीं, ऐसा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा, और या तो सारे के सारे बोल रहे ठीक है ये हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं जनमत संग्रह। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए से एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव में या तो स्वीकार या तो अस्वीकार। जैसे कि जब हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का कब यूज करते हैं, आपको याद होगा। जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल यूज करते हैं तो वहाँ पे एक ज्यूरी वाला वर्ड आता है, पढ़ा है ना हम लोगों ने। मेरे भाई ज्यूरी क्या करती है कि जब अपना डिसीजन किसी एक चीज़ पर सारे ज्यूरी का पूरे के पूरे ग्रुप का डिसीजन एक होता है, वहाँ पे हम उसको सिंगुलर मानते हैं। लेकिन वहीं जब वो अपने अपने डिसीजंस में डिवाइडेड हो जाती है उस समय हम उसको प्लूरल की तरह लेते हैं। तो जब हम उसे सिंगुलर की तरफ ले रहे थे तब उसी को हम जनमत बोल रहे हैं। तो जनमत का मतलब ही क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के सभी लोग एक प्रस्ताव को या तो स्वीकार करें या अस्वीकार कर लें। एक से ही पूछा जाएगा, और एक का मतलब है कि सब वही मानेंगे जो एक मान रहा है। पूरे क्लास का एक लीडर, सब तैयार, तो जनमत हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसे याद कर सकते हो मेरे भाई। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं। अच्छा, रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है। आप जैसे आपने सुना होगा कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं, वो रूढ़ियों से निकल ही नहीं पा रहे हैं, मूर्ते में फंसे हुए हैं वो। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम किसी बदलाव को करना चाहते हैं और वो बदलाव हमारा तेज़ी से ना हो करके धीरे धीरे क्रमिक रूप से चेंज हो रहा है, मतलब विकास की प्रक्रिया हमारी काफ़ी स्लो बढ़ेगी। डेफिनेशन एक बार देखने की कोशिश करना। लिखा है ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की जगह पर क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है।
मतलब इसमें विकास धीमे धीमे होगा और इसमें परंपरा और स्थापित जो संस्थाएं जो पहले के रीति रिवाज हैं उन पर ज़्यादा जोर देगा। जैसे सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, मैं इसे एक रूढ़िवादी भी मानता हूँ, मैं नहीं जल्दी सुबह उठता हूँ भाई। रात में आप लेट नाइट तक पढ़ो, दिस इज़ बेस्ट मेरे हिसाब से। सबका अपना अपना मत है, और जो मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं अच्छी बात है भाई, आपसे हो जाता है, वरना सबसे नहीं होता है। तो आपसे अगर होता है तो बेटर है ये, मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ फ़िलहाल तो, पर मुझसे नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा बोला कि नहीं सुबह पढ़ने से ज़्यादा याद हो रहा है, रात के पढ़ने से आप जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे और बर्बाद होते चले जाएंगे, तो फिर ऐसी बर्बादी भी ठीक है लग रही है मैं वैसे तो मुझे वही चाहिए, क्योंकि मुझसे रात में तो जगना हो जाता है। मॉर्निंग में मैं सुबह अगर उठूँगा, एक्सरसाइज वगैरह रनिंग वगैरह भी करना है, तो फिर पढ़ाई उस समय नहीं हो पाती उतनी। तो ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। आपको याद कैसे करना है, अपने ऊपर कुछ अप्लाई करो, उससे सीखो इसे, कि ऐसी परंपरा, राजनीतिक दर्शन, स्थापित संस्थाएं या रीति रिवाज पर ये ज़्यादा जोर देते हैं। जबकि वही अगर हम बदलाव में विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये उस पर धीरे धीरे क्रमिक रूप से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। यही हमारा रूढ़िवाद है। ओके, नेक्स्ट वन पूछा जा रहा है 1815 में जो वियना की संधि थी उसका उद्देश्य क्या था। देखना, बड़े ध्यान से समझना, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। पहला नंबर तो उनका ये था कि जो नेपोलियन का जब युद्ध हुआ था उस टाइम जो बदलाव हो गए थे, चेंज, उन चेंज को ख़त्म करना था। जब हमने आपको भी बताया कि जब हम लोगों ने मेरे भाई एक वॉर किया, किसके साथ में, नेपोलियन के साथ में, जिसको हमने नाम दिया वाटरलू। और वाटरलू का जब युद्ध हमने देखा किसने किसने लड़ा, वियना ऑस्ट्रिया था आपका, प्रसा था आपका, ब्रिटेन था आपका, ठीक है मेरे भाई, और रूस था आपका। ये चार लोगों ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया। तो एक वॉर हुआ। अब उसके बाद कुछ चेंजेस आए होंगे, बदलाव आए होंगे, और उन बदलावों को मेरे भाई क्या किया गया, ख़त्म करना एक तो इसका उद्देश्य था। एक आपको याद हो गया कि नहीं, कि जब भैया नेपोलियन के साथ जो युद्ध हुआ था उस टाइम जो बदलाव आए थे, पहला उद्देश्य उनका था कि उस बदलाव को ख़त्म करना। दूसरा उद्देश्य उनका था कि बुर्बो वंश की पुनः स्थापना करना या बहाल करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बुर्बन वंश इसी को बोला था मैंने, बुर्बो वंश को दोबारा से सत्ता में लाना। और बुर्बो वंश वैसे है कहाँ का, स्पेन का और फ्रांस का। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आया है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फ्रांस की सीमाओं पर एक, देखो यहाँ पे ये मतलब था कि वो चाहते थे कि फ्रांस की सीमा पर हम इतने सारे राज्य बना दें ताकि फ्रांस अपने आप को विस्तार ही ना कर पाए। जैसे तुम्हारे घर के बगल वाला प्लाट खाली पड़ा, तुम चाहते हो कि मैं अपने घर को 2 इंच इधर खसका लूँ, तो मेरे घर का थोड़ा सा आगे का लुक अच्छा लगने लगेगा। ध्यान से सुनना, ये समझने का तरीका है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके घर के जस्ट बगल में दीवार चिपका कर अपना प्लाट बना दूँ। अब तुम कहाँ खसका दोगे प्लाट। तो कुल मिलाकर उसने क्या किया कि जो फ्रांस था उसकी सीमाओं पर कई सारे राज्य कायम कर देना, बहुत सारे राज्य छोटे छोटे बना देना, ताकि अब तो राज्य अपनी सीमा खुद ही देखेगा। उसने एक बना के छोड़ दिया, अब अपनी राज्य की सीमा बचाना उस राज्य का काम है, तो आप अपना विस्तार तो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ताकि वो भविष्य में अपना विस्तार ना कर सके। भाई थे तो दिमागी सारे, हम लोगों से ज़्यादा थे। चलो नेक्स्ट वन मेरे भाई, जल्दी से देखना। जालवेराइन क्या है, थोड़ी देर पहले बताया था, एक व्यापारी संघ शुल्क संस्था, बताया ना मैंने आपको। अब देखो है क्या, जालवेराइन प्रसा की पहले, प्रसा मतलब प्रसा राज्य था, वहाँ की स्टार्टिंग वहीं से हुई इसकी। 1834 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया, और ये एक व्यापारिक शुल्क संघ था। इसमें क्या करता था कि लगभग सभी जर्मन के राज्य इसमें शामिल थे। इसका एक लक्ष्य था कि जर्मन के जो लोग हैं उनको आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीयता में बांध देना। जब वो एक राष्ट्रीयता में बांधेंगे तभी एकीकरण संभव है, और इनका उद्देश्य पूरा सिर्फ क्या है, एकीकरण। ध्यान से सुनो, अब इस संघ में बहुत से शुल्क ऐसे थे जो लिए जाते थे, इन्होंने क्या किया, शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। तो याद रखना, जालवेराइन क्या है, एक प्रकार का एक व्यापारिक शुल्क संघ है। इसमें बहुत सारे राज्य जर्मन के शामिल हुए। इनका लक्ष्य था जर्मन के लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीयता में बांध देना, और इस संघ में बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। दिस इज इम्पॉर्टेंट, और याद रखना इसे, ठीक है। मैजनी कौन है, क्वेश्चन ही गलत लिखा है, पहले ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है। मैजनी यहाँ से काट दो, ठीक है। इसका नाम है मैथ्सिनी, मिस टाइप है, ठीक है। ये मैथ्सिनी नाम है।
मेरे भाई मैथ्सनी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी इंसान है। मैं आपको ध्यान से सुनना, मैथ्सनी एक बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी व्यक्ति है। मैं आपसे बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित यही करेगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्सनी मेरे भैया क्या करता है, मैथ्सनी एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी व्यक्ति था और इसका जन्म आपका 22 जून 1807 ईस्वी में जेनेवा में होता है। अब देखो कार्बोनरी की बात करें, कार्बोनरी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, उसका ये सदस्य था। और फिर 1831 ईस्वी में ये यंग इटली और यंग यूरोप नाम की दो भूमिगत संस्थानों का भी स्थापना करता है, उसको स्टार्ट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके 100% पेपर में पूछा जाता है कि मैथ्सनी कौन था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैटरनिख युग क्या है। अच्छा, मैटरनिख एक मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी। वो बोलता था कि तुम अपने शासन खूब करो, चेंज मत करो। तुम जितना शासन कर सकते हो पॉसिबल, अपना जितना तुमसे एज पॉसिबल है शासन करो, चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि तुमने बोला कि नहीं भैया घर ऐसे बनेंगे या रोडें ऐसी होंगी या नालियाँ सीधे हाथ पे बनेगी, कुछ नहीं सुनेगा वो। उसका कहना है शासन करो, ज्ञान मत दो। सुनना जरा, बहुत ही फनी है, इसको पढ़ो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। मैटरनिख जो है ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जबकि आपको याद रखना है कि प्रसा का जो चांसलर था उसका नाम क्या था मेरे भाई, जल्दी से कोई बताएगा? बिस्मार्क। बिस्मार्क कहाँ का था? प्रसा का चांसलर था। अब देखो मैटरनिख एक बहुत ही खतरनाक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति है। ये अपने राज्य में किसी भी प्रकार का सुधार के पक्ष में नहीं है। इसको मतलब है कि जो जैसा है चलने दो, कोई चेंज नहीं करना है। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने देना है। 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मैटरनिख युग के नाम से जाना गया, क्योंकि 1815 से 1848 तक भाई ने कोई चेंज होने नहीं दिया। जो जैसा था वैसा ही है। 1% भाई कहता कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज हो गया तो हमारी गर्दन गायब। ऐसे इसको याद कर लो। मैटरनिख युग का मतलब क्या है? मैटरनिख एक ऑस्ट्रिया का चांसलर, पहली लाइन याद रखनी है। और ये एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति है, और इसका प्रतिक्रियावादी होने का मतलब ही ये है कि यह राज्य में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं चाहता है। इसका मतलब है कि इसकी नीति ही ये है कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने देना है। 1815 से 1848 तक का टाइम पीरियड बोला गया है भाई के लिए कि ये काल यूरोप के इतिहास में मैटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। याद हो गया? मैं आपको जितने पढ़ा रहा हूँ भाई याद हो जाएंगे, बस ध्यान से लीड लगाओ और चुपचाप खो जाओ। एक कॉपी ले लो हाथ में, जो इंपॉर्टेंट लगे लिख लो, वरना चुपचाप देख लो वीडियो, बस माइंड में सब सेव हो जाएगा। धीमे धीमे सब चलता है, वो जब सामने क्वेश्चन आता है आपके अंदर से आंसर अपने आप निकलेगा। पूछा जा रहा है कि जो जर्मनी के एकीकरण है उसमें कौन सी बाधाएं हैं। अच्छा देखो, मेरे हिसाब से मानना क्या है, आपको मैं क्वेश्चन का आंसर वैसे करवाऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे जो 100% आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और मैंने उनको छांटा है, वो मैं आपको और बताऊंगा। पहले तो ये मैं बताऊंगा वैसे सारे ही आपको, लेकिन फिर मैं वो और भी बताऊंगा। मुझे लगता है कि वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे वैसे नहीं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो देखो, जर्मनी के एकीकरण के क्रम से बाधाएं आप पूछते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जर्मनी बहुत सारी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा था। लगभग देखो 300 से ज़्यादा टुकड़ों में टूटा हुआ था। इन टुकड़ों को एक करना सबसे बड़ी समस्या, छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना। अब इसमें क्या है कि दो और ऐसे टुकड़े भी टूटे हैं इसमें, जैसे आपके प्रसा और ऑस्ट्रिया हो गए। ये दो ऐसे टुकड़े हैं जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं। सबसे बड़ी भूमिका अगर मैं मानूंगा ऑस्ट्रिया की मानता हूँ मैं। ये भैया आपको मिलने, एकीकरण नहीं होने देंगे, ये उसमें सबसे बड़ी बाधा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि 300 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हैं, एकीकृत करना इनको सबसे बड़ी समस्या, इनको एक करना। और सभी छोटे बड़े सम्राट हैं, ये अपने स्वार्थ हेतु अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। ये चाहते कि मेरी गद्दी, मेरा स्टेट बना रहे, 300 अलग अलग राजा बने घूम रहे हैं। एकीकृत होंगे तो राजा एक हो जाएगा, ये भी समस्या। तो ये छोड़ने को तैयार नहीं अपनी गद्दी। और दूसरी बात देखें तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होगा या प्रसा के अधीन होगा, ये भी एक बड़ी समस्या। भाई जर्मनी, ऑस्ट्रिया और प्रसा ये भी दो बड़े बड़े पार्ट। अब ये चाहता है कि कौन किसके अधीन हो जाए। जर्मनी की जनता चाहती है वो प्रसा के अधीन हो जाए, और ऑस्ट्रिया चाहता कि जर्मनी की जनता मेरे अधीन हो जाए। तो अब ये भी समस्या। तो ये सबसे बड़ी बाधा के कारण मेरे हिसाब से जो 2-3 है मैंने इसमें आपको बता दिए, ये इंपॉर्टेंट है।
इतना आप लिखेंगे आपको नंबर 100% मिलेगा मेरे भाई, सिंपल सा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या पूछा जाए, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधा है, आप माइंड में रखो कि 19वीं शताब्दी में जर्मनी एक तो पहले 300 छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा था, इनको एकीकृत करना सबसे बड़ी दिक्कत है, इनको एक करना ही सबसे बड़ी समस्या है। फिर जितने 300 जब भाई 300 टुकड़ों में टूटा है तो हर एक स्टेट अपने लिए एक राजा, हर एक शहर का हर एक स्टेट, छोटी सी जगह है वो अपनी एक स्टेट बनाए है, वो अपना एक राजा बना के रखे है, उसमें अपनी सिटी का एक राजा हो रहा है, अपने अपने मोहल्लों का एक एक राजा हो रहा है। तो इस तरीके से 300 राजा हैं। अब कोई राजा अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसे एकीकृत करने का, क्योंकि वो राजा गद्दी नहीं छोड़ेगा तो वो एक कैसे होगा पूरा। और एकीकृत का मतलब जब पूरा जर्मनी एक हो गया तो राजा एक रहेगा, अभी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी थोड़ा सा उसका पौवा कम हो जाएगा और अपना उसका कम हो जाएगा। दूसरी ओर देखो तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होना चाह रहा है और प्रसा के अधीन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो ऑस्ट्रिया के अधीन हो या प्रसा के अधीन हो, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे मैंने बाकी सारी चीज़ें बता ही दी हैं, जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो भी आपको समझा दिया। अगले नंबर पे क्वेश्चन देखो, लिखा है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसकी मेजबानी करने वाला व्यक्ति कौन है, अभी सुनना, बड़ा मजा आएगा आपको। इसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया का ही जो चांसलर है मेरे भाई, उसका क्या नाम था, मेटरनिक, वही करेगा। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे लिखा है 1815 में जब रूस, ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों में मिलकर के नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया, मैंने आपको पहले ही ये लाइन बता दी थी, ठीक है। तब इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। अब ये जब सारों ने मिल करके नेपोलियन को हरा दिया तो ये सारे लोग मिले आके एक जगह वियना में आकर के, वो सम्मेलन हुआ एक। फिर हुआ कि यार हम 4 लोग मिल रहे हैं, ध्यान से सुनो, मैं मिल रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है उसका नाम सत्यम है, मेरा एक और दोस्त है उसका नाम दिव्यांशु है, और मेरा एक और मित्र है, मान लो उसका नाम आप कि धीरू है, ठीक है, हम 3 लोग मान लो और हैं, और मैं चौथा हो गया। हम चारों लोगों ने मिल करके किसी को हरा दिया, और फिर हम चारों लोगों ने हराने के बाद में उसे, हम लोगों ने कहा कि यार हम लोग सब लोग एक जगह मिलते हैं आके, ठीक है, हम लोग एक जगह मिलते हैं आकर, हमने बोला, और फिर हम एक जगह आकर मिले, तो वहाँ पे एक सम्मेलन हमने बोला, जैसे मीटअप बोलते हैं आजकल, 4 लोगों की गैदरिंग हो गई तो मीटअप वगैरह, ये यूट्यूबर्स जो होता है निब्बापना, तो वो मीटअप मान लो आप। हम लोगों का एक मीटअप हुआ, और उस मीटअप में अब ये होगा कि भाई हम लोगों में से उस सभा का एक अध्यक्ष बनेगा, ठीक है, जो मेजबानी जिसे बोलेंगे, मेजबानी करेगा, यानी जो हेड होगा कि नहीं भाई हम लोग क्या करते हैं कि धीरू के घर पे पार्टी करते हैं, या सब लोग मिल करके इस जगह पे मिलते हैं, सत्यम के घर पे मिलते हैं, या मेरे घर पे मिलते हैं, या दिव्यांशु के घर पे मिलते हैं। तो जिसके घर पे मिल रहे हैं उसका योगदान ज़्यादा हुआ, नमकीन खिलाएगा, बिस्किट मंगाएगा, कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा, तो मेजबानी करने वाला कौन हो गया, वही बंदा। और वो बंदा है कौन, अब देखो इसमें भी मेरे भाई, अब जब ये चारों ने मिलकर हराया तो ये ऑस्ट्रिया जो था इसको मेजबानी करनी पड़ी, तो सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था उसका ड्यूक मेटरनिक इसने की। तो ऑस्ट्रिया का इसमें आपका योगदान ज़्यादा हो गया, और मेटरनिक जो था वहाँ का चांसलर था, तो इसकी मेजबानी किसने की, मेटरनिक ने की। क्योंकि ये चांसलर था ऑस्ट्रिया का। और किस लिए मेजबानी की, सम्मेलन किस लिए हुआ, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर के नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया। बात समझ में आ गई, बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ भाई, अभी भी नहीं आ रही, आएगी भी नहीं, लिख के ले लो। अब देखो नरजाति से आप क्या समझते हैं, नरजाति का मतलब कोई जाति नहीं, पर मान लो कि है, ध्यान से सुनो, हम बोल सकते हैं कि लिखा है कि एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम या फिर पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसे हम नरजाति बोलते हैं। ये एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि कोई एक ऐसी, जैसे कोई दो अलग अलग नस्ल के लोग मिलकर के एक नस्ल बना लें, मिल जाएं आपस में, या फिर कोई 2 संस्कृति मिलकर के एक किसी नई संस्कृति का उद्गम करें, या फिर कोई एक ऐसा स्थान जिसमें 2-3 समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी जाति मिला करके उन्होंने अपना कुछ एक नया नाम ले लिया। कि जैसे मान लो एक हम लोग क्या बोल सकते हैं यार, मतलब एक ऐसे एग्जाम्पल में समझ लो कि एक अपना जो है राजवीर नाम का इंसान है और एक महेंद्र नाम का इंसान है, और ये इनके सरनेम थे, सपोज करो ये दोनों एक जगह मिले तो इन्होंने अपना एक महेंद्र राज नाम रख दिया, महेंद्र इसका उठा लिया और राजवीर से राज उठा लिया, महेंद्र राज नाम की एक जनजाति बना ली, या एक जाति बना ली जो कि एक साझा नस्ली जनजाति है। साझा का मतलब 2 लोगों की शेयरिंग से बनी है, तो हम उसको नाम बोलेंगे कि ये जो नया समुदाय बना है, जो हमने अपनी पहचान ली है, हम इसे बोलेंगे नरजाति है।
नृ जाति का मतलब दो जातियों के, दो नस्लों के मिलने से बनी एक नई संस्कृति, नया उद्गम, नया पृष्ठभूमि या नई नस्ल, जिसे हम अपनी पहचान बना रहे हैं अपने समुदाय की, वो नर जाति है। भाई बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार लाइक के साथ बताना, और आपको ये क्लास शेयर करनी है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। सारी क्लासें मैं तभी डालूंगा जब मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बहुत बेहतरीन रिस्पांस चाहिए मुझे। आप फालतू के टीचरों को देख रहे हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो जाके 2-2 3-3 घंटे की मैराथन पढ़ी फर्स्ट क्लास की, पूरी क्लास में पढ़ाया क्या है? देख देख के थ्योरी पूरी पढ़ा दी। क्वेश्चन आंसर बताओ जो आने, खत्म बात। पूछा जा रहा है नेपोलियन बोनापार्ट कौन है? तो देखो जरा क्वेश्चन देखना ध्यान से। हमारे फ्रांस का एक बहुत ही महान सेनापति, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का एक महान सेना नायक है। कहाँ का? फ्रांस का। और इसने क्या किया है कि इसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की हैं। बहुत सारे युद्धों में भाई ने विजय प्राप्त की हैं। इसी ने 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट अपने आप को घोषित किया, ठीक है। और उसके बाद में उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। मतलब इसने क्या क्या किया, ध्यान से सुनना। 1804 में भाई को सम्राट बनाया गया था, ऐसे याद रखो। और उसके बाद उदारवादी शासन के लिए बात करें तो उदारवादी शासन व्यवस्था भी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? इसी के द्वारा। उसकी जो आचार संहिता है वो भाई के द्वारा ही बनाई गई थी, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो कितना याद रखना है, ध्यान से सुनो। अब याद करने वाला पूरा नहीं तुम्हें पढ़ना होता है, ये तो मैं तुम्हें पूरा पढ़ के सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो तुम्हें कैसे पढ़ना है भाई। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना। इन चीज़ों को बस देखो, बाकी क्वेश्चन तो तुम भी बना लोगे। देखो पूछा जा रहा है नेपोलियन बोनापार्ट कौन? नेपोलियन बोनापार्ट को आपने अंडरलाइन किया है, दिमाग में रहेगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फ्रांस का, कहाँ का? फ्रांस का एक महान सेना नायक है। फ्रांस ने अनेक बार विजय इसी के टाइम पे प्राप्त की है। 1804 में इसे सम्राट घोषित किया गया है, कहाँ का? फ्रांस का। और उत्तरवादी शासन की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसकी आचार संहिता भी प्रसिद्ध है, जो इसके द्वारा बनाई गई। बात खत्म। कुछ फालतू का नहीं पढ़ना, कोई फालतू की चीज़ों में नहीं ज़बरदस्ती घुसना है। आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है एमसीक्यू में, ध्यान से सुन लेना, फिर ये मत बोलना कि भैया ये एमसीक्यू में आया आपने नहीं बताया। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस का सम्राट, अरे भाई एक सेकंड रुको जरा, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस का सम्राट, कहाँ का सम्राट? फ्रांस का। पूछा जाएगा फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को कब बनाया गया? याद रखो 1804। इन्हीं से एमसीक्यू उठाए जाएंगे। पूछा जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का महान सेना नायक है? फ्रांस का, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान है, सेना नायक की जगह लिख देगा प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, सेना नायक, तो सेना नायक। एमसीक्यू भी यहीं से बनाएगा, क्वेश्चन भी यहीं से बनाएगा। शॉर्ट आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग भी अगर आपको कुछ मिलता है तो इसी से मिलता जुलता थोड़ा बहुत और बढ़ा के लिख देंगे, बात खत्म, ठीक है। ये नहीं कि अब आप वहाँ कन्फ्यूज हो गए कि नहीं ये तो बताया ही नहीं भैया ने, भाई सब बता रहा हूँ मैं, तुम बस देखो ध्यान से। पूछ रहा है इटली और जर्मनी के अगर हम एकीकरण की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया की इसमें क्या भूमिका? ऑस्ट्रिया की तो पूरी मेन भूमिका है, क्योंकि प्रसा और ऑस्ट्रिया ही तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है मेरे भैया। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले दो ही लोग तो हैं, एक प्रसा और एक ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया चाहती है कि मेरी तरफ हो जाए, प्रसा चाहता है मेरे अधीन हो जाए। देखो एक बार मैं जो पढ़ चुका हूँ वही सब कुछ है, ध्यान से देखना। एक बोला कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इटली और जर्मनी की बात करें तो इनका एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही है। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता है कि इनका एकीकरण हो। क्यों नहीं चाहता? इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जर्मनी एक तो 300 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में कटा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण टुकड़े हमने आपको कौन कौन से बताए थे, एक ऑस्ट्रिया और दूसरा प्रसा। ऑस्ट्रिया ये चाहता है कि जर्मनी की जो जनता है वो इसके अधीन रहे, जबकि प्रसा जो है वो जर्मनी को अपना करना चाहता है। वहीं देखा जाए तो जर्मनी का अधिकतर जो जर्मनी की जनता है वो चाहती है कि हम प्रसा के अधीन रहें, लेकिन अब ये तो प्रसा के अधीन रहना चाहती है ना, लेकिन ऑस्ट्रिया क्या चाहता है कि मेरे अधीन रहो, और अगर मेरे अधीन नहीं रहते हो तो फिर एकीकरण करके दिखाओ, तुम होकर दिखा दो एक हमें। हम अलग हैं, तुम 99 लोग मिल जाओ, 100 का नोट कब बना पाओगे? जब एक और आएगा। हम कह रहे हो तुम 99 पूरे हो, तुम 99 लोग मान गए, अगर मैं एक नहीं मानूंगा तो तुम 100 का नोट कैसे बनाओगे? एक तो चाहिए ना तुम्हें, ये मेरा, हम नहीं देंगे। कब देंगे? जब जनता मेरे अधीन रहेगी। तो ये एक शर्त रख दी कि नहीं। और अब डिस्टर्ब किसकी वजह से हो रहा है सब कुछ? ऑस्ट्रिया की वजह से। तो इसलिए ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बात है, ऐसे याद कर लो।
जिससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो है वो ऑस्ट्रिया है। मेरे समझ से एक बार पढ़ाने में ही आपको पूरा याद हो गया होगा मेरे भाई, इतना अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, बहुत आराम से समझाया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं इसमें, आपको कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं याद करना है। सरल सा क्या है, इटली जर्मनी का एकीकरण सिर्फ ऑस्ट्रिया की वजह से नहीं हो पा रहा है। क्यों? ऑस्ट्रिया इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी की है, सबसे बड़ी बाधा भी यही है, क्योंकि ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता है कि इनका एकीकरण हो। क्यों ना हो? क्योंकि मेरे भाई जर्मनी को देखो तो वो 300 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है, उसमें से 2 महत्वपूर्ण बड़े टुकड़े भी हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रिया और एक प्रसा। ऑस्ट्रिया चाहता है कि जर्मनी की जनता मेरे अधीन हो जाए, प्रसा चाहती है कि जर्मनी की जनता मेरे अधीन हो जाए। लाइनें याद ही नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल सी हैं। क्योंकि जर्मनी की अधिकतर जनता क्या चाहती है कि वो प्रसा के अधीन होना चाहती है। इसलिए ये स्पष्ट हो गया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही है। क्योंकि अगर जनता भले प्रसा के अधीन हो जाए, ऑस्ट्रिया के अधीन नहीं होगी, तब तक भाई मिलेगा नहीं, और जब तक भाई मिलेगा नहीं तब तक एकीकरण होगा नहीं। साफ बात। बढ़िया याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा? बस एक बार जल्दी से बताना, लाइक कर दो जल्दी भाई, बहुत मारूंगा मैं तो उड़ा के अगर लाइक नहीं करोगे तो। चलो कोई नहीं, अगली क्लास आते हो तो बढ़िया रिस्पॉन्स देना, मैं पूरी 25 चैप्टर्स ऐसे ही याद करवा दूंगा, 25 के 25 चैप्टर रोज़ एक क्लास बताऊंगा। लेकिन तब इतनी मेहनत मैं करूंगा ही तब जब तुम लोग अच्छा रिस्पांस दोगे। हाई स्कूल के सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ मैं इसमें, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा रिस्पांस देन मैं आप जो बताओगे वो पढ़ा दूंगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा कीजिए। ठीक है, इटली के महान स्वतंत्र सेना नायकों में से एक है। गैरीबाल्डी की हम बात करते हैं तो इटली के महान स्वतंत्र सेनानियों में से इसको हम मानते हैं कि एक है। अब अच्छा, इसका संबंध एक स्टार्टिंग से ही रहा है कि जो तटीय लोग होते थे तट में, क्योंकि खुद ही एक नाविक है। ठीक है, ये एक नेवी का, मर्चेंट नेवी, व्यापारी के जो नहीं नाविक होते हैं व्यापारिक वाले, मर्चेंट नेवी वाले, ये भी उसी में था। अब देखो इसके ऊपर प्रभाव सबसे ज़्यादा किसका पड़ा था, आपसे ये पूछने वाली बात है। आपको याद होगा आप लोगों ने मैथ्सनी के बारे में पढ़ा, मैथ्सनी के पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो कार्बोनरी में था। कार्बोनरी जो हमारा एक सीक्रेट एजेंसी थी, एक गुप्त समिति, उसमें कार्बोनरी में कौन था? आप बोलोगे मैथ्सनी था। उसके बाद वहाँ से वो हट गया। वहाँ से जब ये हट जाता है तो मैथ्सनी 2 अलग अलग यंग करके, यंग इटली करके और यंग यूरोप करके 2 अलग अलग भूमिगत संस्थाएं बनाता है। और उस भूमिगत संस्था में पीटमांड के गणतंत्र विरोध से भाग ले लेता है कौन? गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी जो है मेरे भाई, ये सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित है। किससे? मैथ्सनी से। बड़ा ही भाई ये उसका चमचा मान लो तुम, एकदम निहायती चमचा है। अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेते हैं एक बार हमने जो बताया उसमें कितना आपको इससे मिलता जुलता लगेगा। गैरीबाल्डी इटली का महान स्वतंत्र सेनानियों में से एक है, सिंपल बात थी। अब इसका संबंध, इसके परिवार का ही संबंध तटीय व्यापार। तटीय व्यापार का मतलब होता है जो आपके बोलते हैं बंदरगाह, बंदरगाह नहीं होते हैं, तटों पे व्यापार होते हैं जहाज़ों के माध्यम से, मर्चेंट नेवी वाला, उसके सहायता से शुरुआत से ही उससे कनेक्ट है इसका परिवार। और ये खुद ही एक व्यापारिक नौसेना में एक नाविक है, मतलब ये खुद ही एक पायलट है जो जहाज़ को चलाता है, पानी वाले जहाज़ को। ठीक है, 1833 में जब यंग इटली आंदोलन बना तो ये उसमें जुड़ जाता है। और 1834 में ये लिखा था वो पीडमांड के गणतंत्र विरोध में ये भाग भी ले लेता है। अब क्या होता है, गैरीबाल्डी जो है वो मैथ्सनी के विचारों का समर्थक था। ये बहुत बड़ा मतलब चेला था उसका। और इटली के एकीकरण के लिए इसे लाल कुर्ती का नाम की एक सेना का भी गठन किया। जब इटली का एकीकरण हुआ तो इसने एक सेना का गठन किया जिसका नाम था लाल कुर्ती। आपसे एमसीक्यू में क्या पूछेगा, ध्यान से सुनना, आपसे पूछेगा कि लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया? बिना सोचे समझे एक नाम लगा देना है, गैरीबाल्डी। एक एमसीक्यू मिला, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? आपसे पूछा जाएगा कि पीटमांड के गणतंत्र विरोध कब हुआ? 1834 में इसने भाग लिया, 1834 में हुआ होगा, खत्म बात। 1860 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ से हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व भी किया है। और इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए, इनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। तो ये थोड़ा बहुत बाद का आपको थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है भाई, फिर कुछ तो आप अपने मन से पढ़ ही लोगे यार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो लेकिन ना लिखो तो, ताकि बाद में आप रिवीजन कर पाओ। देखो यहाँ पे लिखा है कि फ्रैंकफर्ट संसद पर एक टिप्पणी लिखनी। फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे, वैसे आपका देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो क्या हुआ,
19वीं सदी की हम जब बात करेंगे तो इसके मध्य में एक संघर्ष है जो तेजी से शुरू होता है। इसका परिणाम ये होता है कि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नाम का एक शहर है जहाँ पर सब लोगों ने मिलकर के एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। कुल मिलाकर के एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली संसद का निर्माण कर दिया। अब होता क्या है मेरे भाई, 1848 ईस्वी में 831 लोगों के निर्वाचन के द्वारा एक सजे धजे जुलूस में आकर फ्रैंकफर्ट संसद ने अपना स्थान ग्रहण किया। कुल मिलाकर आपको क्या लिखना है, 18 मई 1848 में 831 लोगों के निर्वाचन प्रतिनिधित्व के द्वारा फ्रैंकफर्ट संसद की स्थापना हुई या गठन हो गया। ठीक है, यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। पूछा जाएगा कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहाँ हुआ, तो याद रखो कि सेंट पॉल चर्च में, सेंट पॉल चर्च में। एक जर्मन राष्ट्र के एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और ये राज्य की अध्यक्षता एक ऐसे राज्य में सौंपी गई जिसे संसद के अधीन हो। लेकिन यहाँ पे काम चला नहीं था इनका। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो है वो ताज पहनने के चक्कर में उसने क्या किया था, सब विरोधी वाले संसद के ले लिए थे। देखना अभी वो अलग ही लेवल का ज्ञानी इंसान है। वो क्या करता है कि एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप ये लोग तैयार करना चाहते थे। तो ये चाहते थे कि इनकी अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को दे दें जो कि संसद के अधीन रहना चाहे। इन्होंने ये चीज़ बोली कि प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को दे दें। उसने ताज पहनने से मना कर दिया। उसने बोला भैया हम नहीं पहन पाएंगे। उन राजाओं का समर्थन किया उसने जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। ठीक है, तो संसद में मध्य वर्ग में प्रधान देखा जाए तो प्रधान बढ़ता। अब देखो मध्य वर्ग का मतलब है जो मिडिल क्लास लोग हैं, इनका प्रधान नित्य मतलब है, प्रधान का मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि इनका वर्चस्व जो है वो बढ़ता गया। अब इनका वर्चस्व मेरे भाई जब बढ़ता चला गया तो वहाँ पे हुआ क्या कि जो मजदूरों और कारीगरों की मांग थी उसका विरोध होने लगा। जो लोअर लोग थे उनका क्या होने लगा, निचले जो स्तर के लोग थे उनका जब विरोध होने लगा तो फिर उन्होंने समर्थन अपना खो दिया। और जैसे इनका समर्थन खो गया तो उनकी संसद को, असेंबली को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। मतलब तहस नहस हो गई इनकी ज़िंदगी, तहस नहस। नेक्स्ट वन मेरे भाई जल्दी से देख लेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। मैरियान और जर्मेनिया कौन थे। अब देखना बड़े ही ध्यान से समझेंगे और एक बार में ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मैं। जब हम लोग फ्रांसीसी क्रांति की बात करेंगे तो उसके दौरान कुछ कलाकारों की स्वतंत्रता की बात आई थी, कुछ न्याय की बात आई थी, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने की बात आती है। तो नारी रूपक एक प्रतिमा बनाई गई, एक स्त्री की प्रतिमा। ऐसे याद रखो कि एक नारी की प्रतिमा, नारी के रूप की एक प्रतिमा बनाई गई जिसका फ्रांस के लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान कर दिया गया। उसका नाम क्या रखा गया, मारियान, उसी प्रतिमा का नाम। अब इसका मतलब क्या था, लाल रंग की टोपी, एक तिरंगा और एक कलगी, इसको लगा करके ये दर्शाया गया कि ये स्वतंत्रता और गणतंत्रता का प्रतीक है। वो जो एक प्रतिमा बनाई गई नारी रूपक, फ्रांस के लोगों ने क्या किया कि उसका नाम रखा लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान के नाम पर, और उसको क्या किया कि स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक के रूप में लाल टोपी, तिरंगा और कलगी वगैरह उसको हाथ में दे दिया गया और उसको दर्शाया गया। मतलब उस प्रतिमा को एक तरीके से सार्वजनिक चौक जो होते हैं ना, चौक आप जानते होंगे, जैसे तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, उनके बीच में नहीं, जैसे अभी हम लोग खड़े कर देते हैं भीमराव अम्बेडकर को, लाल बहादुर शास्त्री के बना देते हैं, उसी तरीके से चौकों पे लगा दी गई। और साथ ही साथ मारियान की छवि वाले सिक्के बनाए गए। अभी आपको मैंने एमसीक्यू में करवाया था, डाक टिकट में भी इनको अंकित कराया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मिले तो उनमें अंदर एक एकता के, राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में उन्हें याद आती रहे। और याद आती रहेगी तो वो एकजुट होने का प्रयास करेंगे और एकीकरण में उनको मदद मिलेगी। ये उनका सोच थी। तो ये तो हमारा मारियान हो गया। लेकिन वहीं जर्मेनिया की बात की जाए तो जर्मेनिया जो था वो जर्मन के राष्ट्र का रूपक बन गया। यानी जर्मेनिया जो है वो बलूत मिल गया। देखो बलूत वृक्ष के पत्तों का एक मुकुट पहनती है। और क्योंकि जर्मन में अगर बात करें तो बलूत वीरता का प्रतीक है। स्टार्टिंग में इससे भी एक एमसीक्यू आया था कि बलूत का संबंध किससे है, हमने जर्मन लगाया था, या जर्मन के वीरता का संबंध किससे है तो बलूत लगाया था। याद करो एमसीक्यू था स्टार्टिंग में। तो ये वाला एमसीक्यू देखो यहाँ मिल गया, ये भी एमसीक्यू में आया और मारियान क्या है ये भी एमसीक्यू में था, और सिक्के और डाकघर वाला भी आपके एमसीक्यू में था। तो ये 3 प्रश्न तो एक ही प्रश्न से मिल गए हैं। तो ध्यान रखना, आपको याद कैसे रखना है मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपसे जब भी पूछा
जाए कि मारियान क्या है, तो याद रखो एक नारी के रूपक, नारी के रूप की एक प्रतिमा बनाई गई। और इस प्रतिमा को मेरे भाई क्या किया गया है कि जो फ्रांस के ईसाई लोगों में एक नाम है मारियान का, मारियान एक नाम उसका रख दिया गया। और इस नाम को हमने क्या करा कि लाल कलर की टोपी, तिरंगा और कलगी पहना दी, ताकि ये क्या लगे, एक स्टैचू की तरह बढ़िया दिखे। और फिर हमने इसको क्या बोला कि स्वतंत्रता और गणतंत्र का ये प्रतीक हो गया। फिर हमने इसको तिराहों पे, चौराहे पे, चौकों पे लगवा दिया, इसको सिक्कों पे और डाक टिकटों पे भी लगवा दिया, ताकि ज़्यादातर लोग क्या करें, इसको देखें। जब इसे देखेंगे तो उनको अपनी एकता की, राष्ट्रीयता की याद आएगी, और जब उनको याद आएगी तो वो राष्ट्रीय एकता में, एकीकरण में हमारा सहयोग करेंगे। जबकि जर्मेनिया की बात करें तो जर्मन के राष्ट्र का रूपक था वो, राष्ट्र के रूपक में उसमें क्या किया गया कि वो जो थी जर्मेनिया, वो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। अब बलूत वृक्ष का संबंध किससे है, जर्मन के वीरता के प्रतीक के रूप में। तो जर्मन की वीरता का प्रतीक क्या है, बलूत का वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। सबसे ज़्यादा इनका तनाव पनपा था कि ज़्यादा जाति के लोग एक साथ रहते थे, नरजाति हो जाते थे। क्योंकि इनका क्या होता है, देखो बाल्कन प्रदेशों में अनेक जाति समूह निवास करते थे, मतलब बहुत सारी जाति के लोग निवास करते थे। अब देखो बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो था वो ऑटोमन साम्राज्य था, और ऑटोमन साम्राज्य का अर्थ किस साम्राज्य से होता है, ऑटोमन साम्राज्य का संबंध तुर्की के साम्राज्य से होता है, याद रखना, तुर्की साम्राज्य से। तो ऑटोमन साम्राज्य आपको मिलता है, इसका संबंध तुर्की साम्राज्य से होता है। ये आपसे एमसीक्यू कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप देखो यहाँ लिखा है कि स्लाव बाल्कन के जाति समूह उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों को प्रभावित हुए और बिना नहीं रह सके। इसका मतलब ये है कि जो स्लाव बाल्कन के जाति समूह क्षेत्र हैं वो उदारवादिता से, राष्ट्रवादिता से और उनके विचारों से प्रभावित हुए बिना अपने आप को रोक नहीं पाए, मतलब उनसे प्रभावित हो गए। अतः ये सभी जाति समूह राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। अब जब इनके भाई जाति समूह बन गए तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा एक राज्य, मेरा एक राष्ट्र, और मेरा एक पंडित नगर और एक यादव नगर और एक, जैसे मैं आप इस याद करने के लिए सब बता रहा हूँ, ऐसा उस समय कुछ नहीं होगा, पर ऐसे अगर मान लो तो ये सब अपनी अपनी मांग करने लगे राष्ट्र समूह की। अब जब राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे तो हमें देखना है अगले नंबर पे कि बाल्कन राज्य एक दूसरे पर भारी ईर्ष्या करते थे। ये भी याद कर सकते हो किस तरीके से, ये हर एक दूसरे का राज्य हथियाना चाहते थे। तो ये तो देखो, ये तो याद ना करो, अभी भी यही चल रहा है। हर कोई आपके राज्य को, क्या आप तो देश की सीमा हथियाना ही चाहते हैं, ठीक है। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये इनकी अगर ताकत की बात करें तो बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपना प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। तो ये सब चाहते थे कि राज्य में इनकी ताकत कम हो जाए और मेरी ताकत ज़्यादा बढ़ जाए और मैं इसको अपने कब्जे में कर लूँ। तो ये क्षेत्र को, अपने क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे। तो इस तरीके से इसे याद कर लो कि बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, इसमें कुछ मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ आपको ज़्यादा इसमें समझाना पड़ेगा। नंबर 1 पे आपको देखना है कि इसमें बहुत सारी जातियां हैं, अनेक जातियों की वजह से। दूसरे नंबर पे ऑटोमन साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा बाल्कन क्षेत्र में। तीसरे नंबर पे हम देखें तो जो वहाँ के बोल सकते हैं हम लोग कि अपने अपने समूह की, अपने अपने राष्ट्र, अपने अपने राज्य की मांग करते थे, क्योंकि ज़्यादा अत्यधिक उदारवादी समूह, जाति समूह लोग वहाँ पे रहते थे। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो भारी ईर्ष्या रखते थे एक दूसरे से सभी जाति के लोग। और चौथे नंबर पे बात करें तो ये अपना, मतलब ये हथियाना चाहते थे चौथे नंबर पे, क्योंकि अलग अलग आपके जो है ईर्ष्या का मतलब ही हुआ कि आपसे कुछ चाहेंगे तभी ईर्ष्या रखेंगे, आपके पास कुछ होगा तभी ईर्ष्या रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे दुश्मन नहीं है, दुश्मन हो भी कहाँ से, है क्या तुम्हारे पास ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। कुछ होगा तभी आपके दुश्मन भी बढ़ेंगे, आपसे जलने वाले भी तभी बढ़ेंगे। जब आपके पास भी कुछ नहीं, क्या ही करेगा वो आपसे जल के, खून ही जलेगा उसका। अगले नंबर पर देखिए भैया, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये अपनी ताकत का क्या मतलब हुआ इनका मतलब ये हुआ कि जब अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे को कब्जा करोगे, किसी दूसरे का इलाका हथियाओगे, अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का विस्तार करो, अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना, अपनी शक्ति का प्रभाव को बढ़ाना, तो ये चाहते थे ये। इसी के साथ आई होप हम लोगों के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। हाँ, मैंने ये 2-3 पेज क्यों छोड़े मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपसे एमसीक्यू के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको सारे समझा दूंगा। पहले नंबर पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑटोमन साम्राज्य का संबंध किससे है। ऑटोमन साम्राज्य का तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य मेरे भाई होता है तुर्की का साम्राज्य, तुर्की का साम्राज्य।
प्रीवियस ईयर के हैं ये सारे, याद रखना, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, एक चैप्टर मतलब सब कुछ खत्म। अब देखो आपसे यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो बाल्कन समस्या थी, बाल्कन समस्या, उसे किसने उलझा दिया था, उसे किसने उलझाया था? तो याद रखना उसे रूस और जर्मनी ने उलझाया था। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश ने किया, तो मेरे भाई पुनर्जागरण की अगर हम बात करें तो इटली से माना जाता है, पुनर्जागरण इटली से। चौथे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रवाद का स्टार्टिंग किसने की थी, राष्ट्रवाद का प्रारंभ ये किस देश ने किया, तो आप याद रखना राष्ट्रवाद का प्रारंभ जर्मनी ने किया। फिर आपसे पांचवा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किस देश से है? आप बोलोगे इसका संबंध है फ्रांस से। उसके बाद हम छठे नंबर पे बात करें, मान लो आपसे पूछा जाएगा कि जो इटली का एकीकरण है, इटली का एकीकरण, इसका नेतृत्व किसने किया पहले नंबर पे, और इसकी सबसे बड़ी बाधा कौन है? दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका नेतृत्व करने वाला कौन है मेरे भाई? आप बोलोगे वो तो था गैरिबाल्डी, याद है। और इसका अगर पूछा जाए कि बाधा इसके लिए सबसे बड़ा कौन थे, तो इसके बाधा के लिए हम बात करें तो रोम के पोप जो थे, रोम के पोप, ये मेरे भाई इनके लिए बाधा थे। ठीक है, अब हम लोग अगर और बात करें, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन हो गए ना, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि यंग इटली की स्थापना किसने की, यंग इटली या यंग यूरोप, दो थे ना, तो यंग इटली या यंग यूरोप की बात करें तो मैथ्सेनी, ये दो भूमिगत संस्थाएं थी जो मैथ्सेनी द्वारा स्टार्ट की गई थी। 8वां नंबर एक बार देख लेना। आपसे पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब होती है? फ्रांस की क्रांति आपकी 1789 में स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है, 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब होती है, गणतंत्र की घोषणा जो है वो कब होती है? तो आप याद रखना ये 1848 ईस्वी में हुई थी, 1848 ईस्वी में, मैंने आपको बताया भी था 1848, और तारीख भी 18 थी। अब बताओ जरा मई थी कि क्या था? बता ही दिया है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कार्बोनरी क्या है? तो याद रखना कार्बोनरी का शाब्दिक अर्थ होता है कोयला जलाने वाले। क्या होता है? कोयला जलाने वाले। एक्चुअल में ये है क्या मेरे भाई? ये एक सीक्रेट एजेंसी थी, सीक्रेट एजेंसी, यानी हम बोलते हैं इसे गुप्त समिति, एक गुप्त समिति थी। अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्यों बनी? क्योंकि आप याद रखिएगा कि जब हम बोल सकते हैं कि कार्बोनरी में कुछ नीति बनाई गई थी, इससे पहले नीति ही थी शायद, हाँ, एक नीति लागू की जाती है जो कि मैटरनिक के द्वारा लागू की जाती है, मैटरनिक। अब मैटरनिक जो नीति लागू करता है ये दमनकारी नीतियाँ होती हैं। ठीक है, निरंकुश सरकार जिसे हमने अभी पढ़ा था, निरंकुशता, इसी का निरंकुशवाद हम बोलते हैं कि दमनकारी नीतियाँ जिससे सब लोग संतुष्ट ना हो। और जब ये दमनकारी नीतियाँ निकाली तो इससे क्या हो गया, उस समय जो इटली के देशभक्त थे, इटली के देशभक्त, वो मेरे भाई असंतुष्ट थे। कैसे थे वो? असंतुष्ट थे। और जब इटली के देशभक्त असंतुष्ट थे तो असंतुष्ट आदमी भैया वो तो खुश होगा नहीं, उसे तो दर्द रहेगा। तो वो लोग कुछ गुप्त समितियां बनाते हैं, एक नहीं बनाई थी और भी बनाई थी, कुछ उन्होंने गुप्त समितियां बनाई, लेकिन उसमें से कार्बोनरी जो थी वो अच्छी थी। मतलब इसमें जो शक्तिशाली बोल सकते हो, ताकतवर लोग और बुद्धिमान लोग थे, तो ये कार्बोनरी जो है ये थोड़ी सी फेमस वाली थी, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, अब कार्बोनरी में अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है कि कार्बोनरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना कार्बोनरी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक था, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर कर देना, ऑस्ट्रिया को
इटली से बाहर कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा एसएसटी का क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन पहला चैप्टर दी एंड हो गया। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका सेकंड चैप्टर का भी इसी तरीके से पोस्टमार्टम करूं, तो बस वही मेरा है कि अच्छा रिस्पांस चाहिए भाई। देखो, अगर मेहनत मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए पीपीटी बनाना और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराना, उनके बारे में उनको समझाना, एक एक बात को डिटेल्ड में समझाना और आपको याद भी करवाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ करवा दिया। मैंने आपको कितने एमसीक्यू करवाए हैं? 35। ये देखो 35 तो मैंने स्टार्टिंग वाले पेज में करवाए थे, और यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे लास्ट में, तो मैंने लगभग यहाँ पे 7 से 8 एमसीक्यू ही बताए हैं। ये एमसीक्यू फॉर्म में ही आएंगे ये सारे उत्तर, ये जो आएंगे ये 7 से 8 ये सब एमसीक्यू फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपका एमसीक्यू में आएगा, ये भी एमसीक्यू में आएगा, ये आपका अति लघु उत्तरी में आता है। मैं गारंटी देता हूँ कि 2025 के एग्ज़ाम में एसएसटी में पहले चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं फंसेगा, बस गारंटेड, 100% श्योर हूँ मैं इस बात से। लेकिन बस वही है कि अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा थोड़ा अंदर से कि हाँ मैंने मेहनत की और किसी ने उस मेहनत को सराहा। तो चलो, इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ में, नए चैप्टर का मतलब इसी के सेकंड चैप्टर के साथ में, और तब तक के लिए बाय बाय।